तो चलिए दोस्तों, आज परफॉर्मेंस क्लासेज में आपका स्वागत है और मैं आपको क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम को देखते हुए संपूर्ण फार्मूला का रिवीजन करवाने के लिए आए हैं, जिसमें आपको 20 से 25 अंक केवल फार्मूला से आ जाएंगे और फार्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो आपको बहुत यूजफुल होगा और प्रश्न को बनाने में बहुत सुविधा होगा। और ये मेरा पहला डिजिटल बोर्ड पे क्लास है, इससे पहले मैं क्लास डिजिटल बोर्ड पे नहीं लिए हैं। और अगर आपको पढ़ा बताते हैं अगर बेहतर लगे तो फिर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा या कमेंट में बताइएगा कि सर जो ठीक है तो फिर आगे हम वीडियो बनाएंगे और प्रयास करेंगे कम समय में आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवा दें। तो चलिए आपको अब हम फॉर्मूला की ओर लेकर चलते हैं। जैसे कि आपको क्लास 10th में पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या होता क्या है? तो आपने संख्या के बारे में सुने होंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसको p/q के रूप में लिख पाते हैं, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। वो परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट संभव नहीं हो। यानी ये दोनों संख्या को अलग अलग लीजिए या गुणा कर दीजिए या जोड़ दीजिए, भागा दीजिए, घटा दीजिए, इस प्रकार से जो संख्याएं प्राप्त होंगे वो सारे संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाएगा। चलिए वास्तविक संख्या वो सारी संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगा। वास्तविक संख्या में ही आपको पढ़ना था यूक्लिड विभाजन परिमेय का। यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या कहता है कि ये हुआ a बराबर BQ प्लस R, जहां a जो है आपका भाज्य है और भाज्य बराबर जो होता है आपका भाजक गुना भागफल। भागफल प्लस का आपको आता है शेषफल। ये आपका हो गया, जिसमें ये बताएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये देखिए, a 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b, 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b। इसका मतलब ये है कि r जो है आपका शेषफल है, तो शेषफल का मान हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, जबकि शेषफल का मान भागफल से हमेशा छोटा होता है। इसका इतना का मतलब ये है। और इस पे क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में, कभी पूछ देगा आपको 0 लेस देन r लेस देन इक्वल b, 4 ऑप्शन दे देगा, एक आपको छांटना होगा। आप आसानी से बना भी लेंगे इसको। और आपको दूसरा देखिए, इसमें आपका एक है लोसो और मोसो यानी एलसीएम और एचसीएफ। तो दो संख्याएं दिया रहे तो एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के एक बेहतर तरीका है। तो फॉर्मूला हो गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर जो होता है पहली संख्या गुना वो हो जाता है आपका दूसरी संख्या। इसमें क्या रहेगा, आपको मान लीजिए कि ये दो संख्याएं हैं दिया हुआ, एक है 4 एक है 6, एचसीएफ है 2 और एलसीएम आपको पूछेगा, कभी एलसीएम दिया रहेगा तो एचसीएफ पूछेगा। जैसे देखिए आपको एक संख्या आपको यहां से दिया हुआ 4, दूसरी संख्या दिया हुआ 6, मान लीजिए हमको एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है 2, तो एचसीएफ 2 दे दीजिए, एलसीएम ज्ञात होगा, यहाँ से 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 और एलसीएम आपको आ जाएगा 12। इसी प्रकार से कभी एचसीएफ दिया रहेगा आपको सिर्फ पूछेगा, कभी एलसीएम एचसीएफ दे रहेगा पहली संख्या दूसरी संख्या, इस प्रकार से आपको पूछेगा और आप आसानी से इसको बना लेंगे। तो अब देखिए दूसरा चलते हैं लेकर के, आपको दूसरा है बहुपद। तो आपको बहुपद उसका कहते हैं वैसा में जिसमें एक से ज्यादा ही पद होनी चाहिए। देखिए इसमें पूछा जाए पहले तो पूछेगा इसमें कितने पद है, तो बोलना है इसमें 3 पद है, 1 2 3। तो ये 3 पद है, लेकिन घात में कितने हैं, तो बोलना है द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें चर का अधिकतम जो घात है वो है 2 और किसी बहुपद में चर का जो मैक्सिमम घात होता है उसी को बोलते हैं, उतना ही घात के बहुपद कहते हैं। देखिए इसकी अधिकतम घात 2 है। मान ले पूछेगा कि 10 घात का बहुपद, तो वो लिख सकते हैं ax के पावर 10 प्लस bx के पावर 9। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसमें देखेंगे कि x के अधिकतम पावर कितना है वह उतना ही घात का बहुपद होगा। तो हमने मेन रूप से वो क्लास 10th में द्विघात बहुपद पढ़ना है और द्विघात बहुपद में क्या होता है, द्विघात बहुपद में एक संबंध होता है ax के स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। इसमें लिखे हैं कि शून्यंकों का योग, यानी अगर शून्यंक को अल्फा बीटा मानते हैं तो शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए होता है। यानी यहां से अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए।
उसी के क्रम में एक एग्जांपल लिया गया है आपके 2x² माइनस 4x प्लस 6। इसमें आपको पूछा जाएगा कि शून्यंकों का योग बताइए, यानी तो इसमें अल्फा प्लस बीटा सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, जो इसकी तुलना करवाना है हमको। अब देखना है हमको b की जगह माइनस के, माइनस देखिए b की जगह पर कितना है तो माइनस के 4 है, और a की जगह पर कितना है तो 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 दूनी 4, यानी शून्यंकों का योग आ गया 2। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c बाई ए। अब ध्यान देखिए कि c की जगह पर कितना है, वो है 6 और a की जगह पर है 2, तो 2 से काटेंगे 2 तिया 6। इस प्रकार से शून्यंकों का गुणनफल और योगफल आपको ज्ञात करने के लिए आ जाएगा। इसी के क्रम में एक बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि विद्यार्थी को तो मानक रूप पता होता है, लेकिन इसी में वो चेंज कर देता है। मान लीजिए देगा कि cx² माइनस bx प्लस d में पूछा जाए शून्यंकों का योग क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया है, तो माइनस बी बाई ए उत्तर इसका नहीं होगा, क्योंकि इसमें तुलना करवाना है। किससे ध्यान देंगे, ax² प्लस bx प्लस c शून्यंकों का योग माइनस बी बाई ए होता है। माइनस के माइनस दीजिए, देखिए तो b के सामने कितना है, माइनस के b है तो माइनस माइनस प्लस b बाई ए की जगह पर कितना है तो वो है c, a बाई c। शून्यंकों का गुणनफल बराबर होता है फॉर्मूला c बाई ए। अब ध्यान देना है कि देखिए कि c की जगह पर क्या है, c की जगह पर आपको d देना है d, और a की जगह पर क्या है c, तो हुआ d बाई c। इसी के क्रम में द्विघात बहुपद में जो ही आता है आपको त्रिघात बहुपद, जो क्लास 10th में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन त्रिघात बहुपद ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मानक रूप इसका होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसी के क्रम में एक थोड़ा चीज बताना चाहते हैं, अगर द्विघात बहुपद में अगर इनके शून्यंक पता है अल्फा बीटा, तो द्विघात बहुपद सूत्र भी आपको आना चाहिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसमें दो घात बहुपद आपको ज्ञात करने कहेंगे, जिसमें इसका 2 शून्यंक दिया रहेगा, तो आप इसे बैठाकर आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए त्रिघात बहुपद की ओर चलिए, और ये देखिए है त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब हम पहले से ही बता चुके हैं कि जितने घात का बहुपद होगा उसमें शून्यंकों की संख्या भी उतना ही होना होता है। त्रिघात बहुपद है 3 शून्यंक होगा, 3 शून्यंक का मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा बीटा गामा में इसके संबंध होते हैं, ये संबंध ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको बोलते हैं शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल बराबर सूत्र होता है माइनस के बी बाई ए। इसी में दो कर शून्यंकों का योगफल, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है c बाई ए, और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए। इस प्रकार से इसमें आपसे फॉर्मूला, ये तीनों सूत्र को पूरा याद कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होगा माइनस डी बाई ए। इसी पे देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एक एग्जांपल लेकर के बताने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न कैसे पूछेगा। मान लीजिए कुछ त्रिघात बहुपद ले लेते हैं, 3x³ प्लस 5x² माइनस 9x प्लस 4। ये देखिए त्रिघात बहुपद है, इसमें पूछा जाए कि आपको के शून्यंकों का योग क्या होगा, तो इसे समझिएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र होता है माइनस के बी बाई ए। तो माइनस के माइनस, अब तुलना करवाना है इससे कि x² की जगह पर b है, तो यहाँ b की जगह पर क्या है तो बोलना है 5 है, तो 5 और a की जगह पर 3 है, तो माइनस 5 बटा 3। इसी प्रकार से गुणनफल भी आपको आएगा और दो करके शून्यंकों का योगफल भी आएगा। इसी क्रम में देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, जो चीजें अगर हम इसमें नहीं लिख के ला पाए हैं वो सारे चीज हम अलग से बताएंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसके, वैसा समीकरण जिसमें 2 अज्ञात राशि हो, माने 2 चर हो जिसकी मान है पता पहले से नहीं हो। इसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। ये लिख देते हैं a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0,
और a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। देखिए इसमें x और y जो है ये दोनों चर है, तो चर का मान जो है पता होता नहीं है, वो दूसरे के मान पर निर्भर करता है। तो ये दो, अब इसमें है कि दो चर, अच्छा एक और जान लीजिए, जितने चर की रैखिक समीकरण रहेगा आपको सोल्व करने के लिए भी उतना ही समीकरण की आवश्यकता होता है। तो दो चर वाले के समीकरण है तो इसको कह दीजिए इक्वेशन 1, इसको कह दीजिए इक्वेशन 2। इसमें से 4-5 प्रश्न आएगा आपको ऑब्जेक्टिव में केवल। ये दो चर वाले समीकरण देखिए यहाँ पे एक क्या है, कब अद्वितीय हल होगा, कब कोई हल नहीं होगा, कब अनेक हल होगा। इसी में और भी आगे लिख के लाए होंगे कि कब दो रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, कब संपाती होगी, कब समानांतर होगी, ये सारे चीज उसमें लिखा हुआ रहेगा आपको। तो देखिए अगर नहीं तो बताते आपको हम, यानी दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होंगे ये होता है आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखिए कब कोई हल नहीं होगा तो ऐसा होगा a1 a2 नोट इक्वल b1 b2। ऐसा कोई समीकरण आ जाए जिसमें a1 a2 नोट इक्वल b1 b2, इसके हल कैसे होंगे तो बोलना है हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय हल का मतलब होगा, अद्वितीय हल का मतलब हुआ कि x और y का केवल और केवल एक हल होंगे। इसी में पूछेगा इसकी रेखा कैसे होंगे तो बोले इसकी रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा, लिखा रहेगा इस टाइप से प्रतिच्छेदी। हल कैसे होंगे तो लिखना है हल होगा संगत। ये सारी चीज आप जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पे। इसे मान लीजिए कि आप लीजिए कि 5x के स्क्वायर नहीं 5x का स्क्वायर लेना है, लिखना है 5x प्लस 7y प्लस 2 बराबर 0 और लिखना है 3x प्लस 5y प्लस 5 इक्वल 0। इसमें देखिए चेक कीजिए कि इसका हल कैसा होगा। तो हल चेक करने के लिए हुआ a1 हुआ a2, यानी a1 बाई a2 बराबर आया 3/5 आएगा आपको 5/3 और b1 बाई b2 ज्ञात करेंगे यहां तक 7/5 आएगा 7/5। जिस प्रकार देखिए a1 बाई a2 5/3 और b1 बाई b2 7/5 दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब है ये इसके हल कैसे होंगे, हल इनके अद्वितीय होंगे। हल कैसे होंगे इनका, हल अद्वितीय होंगे। अब देखिए तीसरा इसमें देखिए क्या है लिखा हुआ है आपको कि कोई हल नहीं होगा। कब द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा, यह कब हो संभव है तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का कोई हल संभव नहीं होगा जब ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं करेगी, स्पर्श नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में इसका मतलब हुआ कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और नोट इक्वल c1 बाई c2। ऐसी स्थिति में इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। रेखाएं इसका कैसे होते हैं तो दोनों रेखाएं समानांतर होता है और इसका कोई हल नहीं होता है। तो इस पे प्रश्न आपको बनाने के लिए आएगा। तीसरा जो है आपको देखिए लिखा हुआ अनेक हल, माने अनेक हल माने x और y के अनेकों हल होगा। इसे कंडीशन के लिए देखिए बताते हैं, अगर x और y के अनेक हल होगा कब, जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। जब क्या होगा x और y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर हर जगह समान हो जाए x y और कांस्टेंट के साथ, वैसे स्थिति में जो होता है रेखाएं जो होंगे संपाती। संपाती का मतलब हुआ एक रेखा ये है, दूसरी समीकरण का भी रेखाएं इसी पे आ जाए तो उसको बोलते हैं संपाती, और इसका ये भी संगत होता है इसमें। अब आगे चलिए द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण
देखिए द्विघात समीकरण होता है ए एक्स के स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। देखिए यहां लिखा हुआ ए एक्स के स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। और द्विघात समीकरण के बारे में कहा जाता है, द्विघात समीकरण में एक भारतीय गणितज्ञ रहे हैं जिसका नाम है श्री धाराचार्य, आचार्य श्री धाराचार्य रहे होंगे, जिनको श्री धाराचार्य सूत्र भी यही दिए हैं। तो श्री धाराचार्य जो थे ये द्विघात समीकरण के बारे में बहुत बताए हैं, और जिसकी में देखिए मतलब वैसा जिसको नहीं तोड़ा जा सकता था वैसे वाले के लिए एक सूत्र दिए हैं जो आगे हम बताएंगे आपको। अब यहां देखिए है विविधकर माने डिस्क्रिमिनेंट माने विविधकर जो होता है ने कोई द्विघात समीकरण का हल कैसा होगा इसके जांच करने के लिए, नहीं जैसे डॉक्टर लोग जांच करते हैं फीवर उवर, वैसा ही इसमें भी है कि कोई द्विघात समीकरण का जो हल होगा वो हल कैसा होगा, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा। तो इसकी को ज्ञात करने के लिए आता है विविधकर में विवेचक भी, इसको विवेचक भी बोलते हैं, विविधकर को विवेचक भी लिखा रह सकता है। विवेचक को डी से सूचित करेंगे, डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ध्यान रखेंगे बहुत सारे प्रश्न में केवल विवेचक ही ज्ञात करने के लिए आ जाता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, मान लो कि आया कि 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 का बराबर 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए। तो विवेचक बराबर सूत्र होता है आपको b स्क्वायर माइनस 4ac, जहां b के जब पर लिखेंगे आप 7 के स्क्वायर माइनस 4 5 इंटू 9, इस प्रकार से सोल्व करेंगे। 7 के स्क्वायर जो होता है आपका 49 होगा, 7 के जो स्क्वायर होगा वो आपका 49 होगा, और 7 के स्क्वायर जो होगा 49 होगा। यहां लिखेंगे 49, यहां पे लिख लेंगे आप 49 माइनस 5 चौक 20 9 दूनी 18 180, ये घटा करके जो लिख दोगे वह जो घटा करके आप लिखेंगे वो आपका विवेचक का मान हो जाएगा। नहीं उसी प्रकार से आपको देखिए यहां से, उसी प्रकार से आप देखिए यहां से जो है आपका, अब इसमें द्विघात सूत्र जो होता है इसी को बोलते हैं श्री धाराचार्य सूत्र। द्विघात सूत्र होता है उसी को बोलते हैं श्री धाराचार्य सूत्र, यानी x बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यही होता है श्री धाराचार्य सूत्र। यह द्विघात सूत्र भी इसको बोलते हैं। और इसी में माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग बोलते हैं विवेचक। तो विवेचक बोलते हैं, तो आप इसमें आप चाहें तो जब इसी को विवेचक बोला जाता है तो आप चाहें तो इसमें क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2 है, यहां माइनस लिखें। अब देखिएगा इस बहुपद का जो है इस समीकरण का जो मूल होगा वो कैसा आएगा वो बताएगा विवेचक। जब क्या होगा d जो होगा ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक और वो समान होंगे, यानी जब हम d ज्ञात करेंगे 0 को छोड़कर कोई दूसरी संख्या आ जाता है, वो माइनस में नहीं आना चाहिए, कोई दूसरी संख्या आता है तो मूल वास्तविक और वो समान होगा। अगर विवेचक 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होगा। अगर 0 लेस देन d लेस देन 0 तक मूल काल्पनिक होगा। इसका मतलब हुआ विवेचक का मान ज्ञात करोगे और वह संख्या ऋणात्मक आ जाता है यानी निगेटिव आ जाता है तो उसका होगा मूल काल्पनिक होगा, मूल आपका काल्पनिक होगा। अब देखिए आ जाए समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी में देखिए आपको, जिसको आप एपी के नाम जानते हैं, बहुत पढ़े भी होंगे इसको आप, और ये आप बहुत पढ़े होंगे। तो देखिए आपको अब
आप आ गया एपी। एपी आप पढ़े होंगे, पूरा अच्छे से पढ़ लिए हैं एपी। और एपी में आपको जो होता है संख्याएं को सीरीज में दिया होता है, जैसे बढ़ते क्रम हुआ, घटते क्रम, एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से प्राप्त श्रेणी को समानांतर श्रेणी कहते हैं। एक निश्चित संख्या, जैसे मान लीजिए एक्स है, एक्स में हर एक निश्चित संख्या मान 2 जोड़िए तो एक्स प्लस 2, फिर 2 जोड़िए एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, इस प्रकार के जो सीरीज आएगा इसको समानांतर श्रेणी वहां समझते हैं। तो एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से जो प्राप्त श्रेणी होता है वो समानांतर श्रेणी कहते हैं। समानांतर श्रेणी में एनवा पद का फॉर्मूला होता है, एनवा पद एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां ए को प्रथम पद बोलते हैं, डी को सार्वंतर बोलते हैं, एन को पदों की संख्या बोलते हैं। ये देखिए एनवा पद के लिए फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें ए एन किसी एपी का अंतिम पद होगा। ए जो होगा आपका प्रथम पद, एन पदों की संख्या, डी सार्वंतर होगा। उसी में एन पदों का योग, एन पदों का योग को एस एन से डिनोट करते हैं, और एस एन बराबर फॉर्मूला हो जाता है आपका एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी में देखिए आपको हम एक क्वेश्चन भी एग्जाम्पल के रूप में लेकर आए हैं कि 2, 4, 6 का 10वां पद क्या है, यानी 10वां पद क्या है, मतलब ए 10 पूछ रहा है, यानी एनवा पद का, इसमें देखिए प्रथम पद आपको 2 हो गया, जो शुरू में दिया रहा है वो प्रथम पद होता है। सार्वंतर को डी से करते हैं सूचित, और दूसरा पद में से पहला पद को घटाने से प्राप्त संख्या को सार्वंतर कहते हैं, जिसको डी से करते हैं सूचित। सार्वंतर कहते हैं, इसको डी से करते हैं सूचित। यहां से आपका ए बराबर 2 आ गया और डी बराबर भी आपका आ गया 2। तो एनवा पद को ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसी प्रकार से अगर आप हम 10वां पद ज्ञात करते हैं तो ए 10 बराबर, तो जहां पर ए है वहां 2 लिखिए, एन की जगह पर 10 माइनस 1 और डी की जगह पर लिख दीजिए 2। 10 में से जब आप 1 घटाएंगे तो 9 होगा, 9 दूनी 18 और 2 20, यानी इस एपी का जो होगा 10वां पद जो होगा आपका 20 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए 10 पदों का योग पूछा होता, तो 10 पदों का योग पूछा होता तो एस एन बराबर आप लगाएंगे एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी। अब यहां से n की जगह पर 10 दीजिए, 10 बाई 2 इंटू 2, a की जगह पे 2 दीजिए प्लस 10 देंगे, 10 माइनस 1 9 लिख देते हैं इंटू 2 आ जाएगा। 2 से काटेंगे इनको तो हो जाएगा 5 इंटू 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, 18 4 22, 22 5 के दोहतर से यानी 110। यानी इस एपी का अगर 10 पदों का योग ही पूछा जाता तो आपको 110 आ जाता। इसी में देखिए कुछ इंपोर्टेंट फार्मूला जो है वो लिख देते हैं आपको, जैसे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है, योग का जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग पूछा जाता है। वर्गों का योग अगर पूछा जाता है आपसे, वर्गों का योग, तो वर्गों का योग का जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 हो जाता है। यानी आपको मान लीजिए पूछा जाता है, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं आपसे, पूछा जाता है कि बताइए जी 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर डॉट डॉट प्लस बोला जाता है कि 10 के स्क्वायर क्या होगा। ये सूत्र लगा लेंगे, जहां जहां पर n है वहां वहां पे आप 10 रख करके इसको बना सकते हैं। इसी प्रकार से और भी फॉर्मूला है, मान लीजिए घनों का योग पूछा जाता था तो बोलते हैं n इंटू n प्लस, अगर घनों का योग पूछा जाता तो बोलते n इंटू n प्लस 1 बाई 6, नहीं 1 बाई 2 होता है, यहां से 1 बाई 2 के होल स्क्वायर हो जाता है पूरा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो है आपका
जूम होता है। लिए इसी क्रम में आपको अब निर्देशांक ज्यामिति हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है आपको दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, संरेख होने की शर्त, ये सारे चीज आएंगे आपको। तो जिसमें आपको निर्देशांक ज्यामिति में जो आपको आएगा दूरी सूत्र पहले आता है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, यानी इसमें x बाई अक्ष में रहेगा, इसमें कोई दो बिंदु दिया रहेगा, मान लो a और b, और इनके बीच की दूरी, कभी इसके बीच की दूरी, कभी इसके बीच की दूरी, यानी आपको दूरी ज्ञात करना है आपको। तो निर्देशांक ज्यामिति में दूरी डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र जो होता है आपको यहां से दूरी सूत्र जो होता है आपको अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 के होल स्क्वायर होता है। जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है दूरी सूत्र देखिए, तो उसको इस प्रकार से लिखा हुआ है, मूल बिंदु से बीच की दूरी, देखिए मूल बिंदु से बीच की दूरी होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा जो है आपका विभाजन फार्मूला है। तो विभाजन फार्मूला में जो होता है आपका, देखो यहाँ पे लिखते हैं विभाजन सूत्र, इसमें थोड़ा हो सकता है कि आपको ध्यान नहीं पड़े, इसलिए विभाजन सूत्र हम यहाँ पे लिख देते हैं। विभाजन सूत्र होता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कोमा m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 बटा m1 प्लस m2। ये आपका आ गया विभाजन सूत्र। अब इसी क्रम में आपको आता है एक दूरी विभाजन सूत्र, दूरी सूत्र मूल बिंदु से दूरी। अगर मान लीजिए दो बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ x1 बाई 1 दिया हुआ है और यहाँ पे x2 बाई, तो बोले मध्य बिंदु का निशान, यानी दो बिंदु दिया हो तो मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक पूछा, इस बिंदु मान लीजिए आ रहा है मिड में, इस बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और बाई 1 प्लस बाई 2 बाई 2, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक ये हो गया। इसी में आपको पूछेगा त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। मान लीजिए ये त्रिभुज है तो इसमें 3 गो भुजा होगा, तो 3 गो शीर्ष भी होगा, 3 शीर्ष है तो तीनों शीर्ष को इस बिंदु का निर्देशांक, अगर इस बिंदु का केवल निर्देशांक पूछा जाए आपसे तो फॉर्मूला हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कोमा बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 बाई 3। ठीक, आप देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो होता है सूत्र, वो होता है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है आपको 1 बाई 2 x1 1 बाई 2 और होता है आपका x के 1 बाई 2 माइनस बाई के 3 प्लस x के 2 बाई के 3 माइनस बाई के 1 प्लस x के 3 बाई के 1 माइनस बाई के 2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये तीनों आपको याद रखना है। दूरी सूत्र आपको याद रखना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक, सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु से दूरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये इतना आपको याद रखना है। और इस प्रकार से आपका ये खत्म हो गया। अब आ गया त्रिकोणमिति। अब देखिए त्रिकोणमिति क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले नंबर त्रिकोणमिति की जब भी चर्चा हो तो ध्यान रखना कि हमेशा आपको समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण तो बदलते रहता है, लंब और आधार, मिस्टेक्स हो गया, लंब और आधार तो बदलता है, कर्ण को फिक्स रखते हैं। और किसी भी सामने की भुजा हो, अगर मान लीजिए किसी भी न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, मान लो ए बी सी, ये तो समकोण हो गया, समकोण तो फिक्स रहता है, तो ये है ए, तो इसकी सामने की भुजा अब ये कहलाएगा लंब, आधार लिखने से नहीं होगा, इसके सामने लंब ये है। अब इस न्यून कोण को लेंगे तो इनके सामने की भुजा ये लंब कहलाएंगे। इसका मतलब हुआ कि लंब और आधार चेंज होते रहता है, जबकि कर्ण को फिक्स रखते हैं। इसमें कुछ सूत्र होता है, देखिए जैसे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा होता है सूत्र लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसी में साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, तो यहां से कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला जो जाएगा कर्ण बटा हो जाएगा लंब।
एक कोस के व्युत्क्रम होता है सेक, तो यहां से सेक थीटा बराबर फॉर्मूला आपका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। अब ये टेन थीटा का व्युत्क्रम कहते हैं कोट, तो कोट थीटा बराबर आपका हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो जाएगा। और इसमें बहुत सारा का मान आपको पहले से आता होगा और हम बताए हैं आप लोग को, और इसका बेसिक से देखना चाहते हैं तो फिर आगे बेसिक से बताया जाएगा आपको। तो ये हो गया। अब इसी में और भी फार्मूला है आपको जो बताते हैं, इस देखिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय में जिसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। इसी में आपको कभी पूछेगा कि इसी में आपको अन्य फॉर्मूला भी बनना होता है। जैसे मान लीजिए पूछा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो बोलना है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी में अगर इनको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, इसको लाते हैं, मैंने इसको मान लीजिए कि चेंज कर करके आप 10-12 फॉर्मूला बना सकते हैं। अब देखिए पूरक कोण, पूरक कोण पहले कहते किसको हैं? जब दो कोणों का योग जो होता है 90 डिग्री का होता है तो वह कोण पूरक कहलाता है। तो जैसे थोड़ा कोण के बारे में जानेंगे। न्यून कोण 90 डिग्री से कम के कोण न्यून कोण। समकोण जब अकेला कोण आपको आ जाता है 90 डिग्री समकोण कहेंगे। अगर एक अकेला कोण 90 से ज्यादा है तो अधिक कोण कहेंगे। जब दो कोण मिला करके 90 है तो उसको पूरक कोण है। जब दो कोण मिला करके आ जाएगा आपको 180 तो उसको समपूरक कोण कहते हैं। लेकिन क्लास 10th में आपको कोण 90 तक ही पढ़ा जाता है मेन रूप से, इसलिए आपको आया है यहां से पूरक कोण। तो पूरक कोण का मतलब समझ गए होंगे कि जब दो कोण को जोड़ देते हैं और वह 90 हो जाए तो उसको कहना है, हमको पूरक कोण कहना है। तब पूरक कोण देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है आपका कोस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा। इसी प्रकार से पूरक कोण में और भी जो है आपका सूत्र होता है। जैसे साइन 10 है, अब मान लीजिए साइन है तो कोस आएगा कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा वो होगा साइन थीटा। सिंपल बात समझिए कि साइन जो चेंज होगा कोस में, कोस जो चेंज होगा वो साइन में, 10 कोट में और कोट कोसेक में। इसी के बाद एक ऐसा फॉर्मूला आता है जैसे साइन थीटा, साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है 1 बटा कोसेक थीटा। कोट थीटा वाला फॉर्मूला होता है 1 बटा टेन थीटा। तो ये व्युत्क्रम के रूप में भी लिखा था। इसी के कभी कभी क्रॉस में पूछेगा आपसे, बताइए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना होगा, तो 1 बोलना है। इसका मतलब थीटा अगर सेम रहे और साइन के साथ कोसेक रहे तो उसका वैल्यू 1 है। इसी प्रकार से आ गया, मान लीजिए कि साइन के 37 डिग्री इंटू कोसेक के 37 डिग्री कितना होगा, तो 1 होगा। ऐसा नहीं समझना है कि सर 37 डिग्री 12 डिग्री 85 डिग्री तो बताइए नहीं किए, बताए नहीं है, लेकिन देखिए दोनों की जगह पर थीटा सेम है तो इसके हिसाब से उत्तर 1 होता है। ठीक, तो आप ये जान गए आप। और आगे चलते हैं और आपको वृत्त से संबंधित है। देखिए वृत्त से संबंधित आपको तो क्वेश्चन बहुत आएंगे। वृत्त का आप समझिए, वृत्त जो होता है ये गोल वाला भाग को एक वृत्त कहते हैं। वृत्त के जो मध्य में होता है एक बिंदु, उसको ओरिजिन बोलते हैं, यानी उसको केंद्र बोलते हैं। केंद्र से ये जो रेखाएं खींचते हैं, ये जो लाइन है इसको नाम होता है परिधि, और केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखाएं कहलाती है त्रिज्या। अब देखिए परिधि से परिधि पर केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को व्यास, अगर ये वृत्त है कहीं से दो काट के इतना वो काट दिए तो इसको यह कहलाएगा इनकी चाप, तो बोलते हैं चाप की लंबाई। और जहां जो चाप को काटे हैं उसको दो त्रिज्या से घेर दीजिए तो ये कहला जाएगा त्रिज्यखंड, ये कहला जाता है आपका त्रिज्यखंड। तो आपको इसमें आएगा वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, चाप त्रिज्यखंड का परिमाप, ये सारे आएगा जो अभी आपको हम फॉर्मूला बताते हैं। तो याद करते हैं कि मैक्सिमम फॉर्मूला इसी से आ जाए आपके एग्जाम में। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में पाई केवल जो होता है वह होता है ओ परिमेय। केवल पाई लिखा रहे तो बोलना है उनको ओ परिमेय बोलाना है। इसका मान जो दिया रहेगा 22/7 वह होगा परिमेय। इस बात पे ध्यान रखना है, दोनों याद रखना है। अगर पाई का वैल्यू दिया हुआ है तो परिमेय, केवल पाई लिखल है तो ओ परिमेय। दूसरी बात यह है
22 + 7 या 3.14 मैथ को बनाने वक्त लेना है मान उसका। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हम बताए अभी के त्रिज्यखंड कहना किनको है, यानी एक ये है वृत्त, वृत्त में दो त्रिज्याओं से जो घिरा हुआ भाग है इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। यहाँ कुछ बनेगा कोण थीटा, इसकी त्रिज्या होगा आर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताए हैं आप लोग को θ/360 गुना पाई आर के स्क्वायर, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब समझिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के काट के छोटा वाला भाग का क्षेत्रफल, इसी को खूब बड़ा कर देंगे तो हो जाएगा वृत्त क्षेत्रफल। चाप की लंबाई हमको क्या बताए कि परिधि पर दो त्रिज्या से जो घिरा भाग होगा, परिधि पर जो दो त्रिज्या के कारण जो कटा हुआ भाग होगा ये वाला भाग मानिए। मान लो कि ये वृत्त है, यहां से काट दीजिए ए और बी, इतना को जो भाग है ये कहलाएगा आपका चाप। तो लिखे हैं कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला लिखा हुआ है θ/360 गुना 2 पाई आर। कहा जाए तो चाप की लंबाई जो है वृत्त की परिधि है, यानी परिधि इसी में बोलते हैं, ये जो पूरा है इसको परिधि कहते हैं लाइन को। इसी को ना काट के हटा दिए तो कहलाया चाप, इसी को सबको जोड़ देंगे तो कहलाएगा परिधि। इसका मतलब चाप की जो लंबाई होता है वह वृत्त की परिधि होता है, वृत्त की परिधि को ही उसके चाप कहते हैं। कभी कभी आप में एक ये वृत्त है, तो वृत्त में देखिए ये वाला त्रिज्यखंड, ये वाला कहलाया चाप, ये वाला कहलाती है जीवा। तो जीवा और चाप की लंबाई के बीच ये वाला जो भाग है ये कहलाता है वृत्तखंड, ये कहलाता है वृत्तखंड। इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां त्रिज्यखंड और यहां से यहां तक त्रिभुज, तो त्रिभुज में यानी त्रिज्यखंड में त्रिभुज को निकाल देते हैं तो बचेगा आपको वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वो होता है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा दीजिए 1/2 आर स्क्वायर, लिखना डायरेक्ट साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस प्रकार से वृत्त का खत्म होगा आपका। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेलन, शंकु, गोला। अभी जानिए, अब देखिए बेलन का शेप कैसा होता है। बेलन का जो आपका शेप होगा ये इस प्रकार का होगा, इसको बोलते हैं सिलेंडर। तो बेलन का जो होगा भाग ये वाला आपका कहलाएगा ऊंचाई और ये कहलाएगा त्रिज्या। ये पूरा कहलाता है इसकी आधार और ये भी कहलाता है इसके आधार। और बेलन की एक शर्त है कि इसके दोनों आधार समान होते हैं और इसके आधार जो होता है वह वृत्ताकार भी होता है। तो कभी न बेलन का केवल आधार का क्षेत्रफल पूछे तो समझिए कि वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है आपसे। तो बेलन है तो इसमें सूत्र तो है, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय, देखिए बेलन का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच। और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है लिख देते हैं, बेलन का जो होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये दिया हुआ है आपको, ये तीनों सूत्र आपको ध्यान रखना है। अब आइए शंकु माने कोण। शंकु का जो होता है शेप, देखिए शंकु का शेप कहीं न कहीं इस प्रकार से होता है और इसको बोलते हैं शंकु। शंकु का ये वाला ऊंचाई हो गया, इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, ये हो गया त्रिज्या। तो शंकु में देख रहे हैं ये वाला हुआ ऊंचाई, ये वाला तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ये हो गया त्रिज्या। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जहां एल तिर्यक ऊंचाई है। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय में कुल लगा देते हैं अगर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आइए गोला स्फेयर के पास। तो गोला जो होता है, देखिए गोला तो 2D फिगर में ऐसा ही गोला और वृत्त दोनों बना लेते हैं, लेकिन गोला सॉलिड होता है जी। गोला हर ढंग चारों ओर से उसमें कवर होता है, जबकि वृत्त जो होता है केवल एक लाइन होता है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब गोला पढ़ लिए हैं तो गोला
काट लेंगे। जब गोला काटेंगे तो बन जाएगा अर्धगोला, और अर्धगोला का आकार कहीं न कहीं इस प्रकार से होता है, और ये इसकी त्रिज्या हो जाता है, और ये भी इसकी त्रिज्या होता है, अर्धगोला है। तो अर्धगोला इसमें नहीं दिए थे, तो हमने अर्धगोला का जो फॉर्मूला बनता है उसको लिख देते हैं। यानी यहां से क्या करेंगे, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र कर दीजिए, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, इसके कुल वाला होगा। अर्धगोला का आयतन जो होता है इसका, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू होता है। ये आपको अर्धगोला से संबंधित चीजें बता दिए, ये वाला त्रिज्या होता है, ये वाला भी त्रिज्या होता है। अच्छे, अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल पूछिए तो ये ऐसा दिख रहा है, वास्तविक में ऐसा होता है जैसे देखिए कटोरा, कटोरा का जो मुंह होता है ये कहीं कहीं इस प्रकार होता है, तो ये होता है वृत्त के आकार का, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर के स्क्वायर, इसलिए अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आ गया स्टैटिस्टिक्स में सांख्यिकी, जिसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों बताना है। देखिए माध्य, माध्यिका, बहुलक, पहले माध्य तो ये समझिए कि ये तीनों दो टाइप के प्रश्न पूछेंगे, एक तो फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है, एक और प्रश्न आपको आएगा, मान लो माध्य ज्ञात करना है, जैसे है 2, 4, 6, 5 और इसका माध्य ज्ञात करना चाहते हैं, तो माध्य ज्ञात करने का तरीका क्या है कि 2 + 4 + 6 + 5 बट्टा जितने संख्या है उससे भागा, 4 को 4 से भागा, 6 × 5 = 11 और 6 17/4, यानी इसका माध्य हो गया 17/4। अगर मान लीजिए माध्यिका पूछते तो माध्यिका अगर ज्ञात करना, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं माध्यिका के लिए, पहले माध्यिका के लिए लेते हैं जैसे 2, 4, 9, 5, 7 लिख दिए। अब क्या करेंगे माध्यिका ज्ञात करने वक्त में संख्या को बढ़ते या घटते क्रम में, यानी छोटा से बड़ा या बड़ा छोटा क्रम में पहले लिख लेंगे, और जो मध्य में आ जाएगा वही उसका माध्य कहलाएगा। जैसे देखिए 2, 4, 5, 7, 9। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 के मध्य में कौन होगा, तीसरा, तो यही तीसरा आपका माध्यक कहलाएगा। जब विषम है तब, जब संख्याएं सम रहे वैसे ही स्थिति में देखिए, मान लीजिए कि इस संख्या में पूछा जाता आपको माध्यक, जब इसमें आपको माध्यक पूछा जाता तो क्या ज्ञात करते, इसको छोटा से बड़ा क्रम सजाइए, पहले 2, 4, 5, 6। अब देखिए इसमें मध्य में कोई हेवन करता है क्या कि 4 गो है तो 2 गो इधर 2 गो इधर, तब क्या करना है, जो बीच में दोनों आएंगे दोनों को जोड़कर 2 से भागा देना, जैसे 5, 4, 9, 9/2 यानी 4.5 ऐसे बनाना है आपको। ये हो गया माध्यक। अब देखिए बहुलक, बहुलक बराबर क्या होता है, किसी बारंबारता में सबसे अधिक बार जो संख्या आता है, यानी कहीं दिया हुआ है आंकड़ा, उसमें सबसे ज्यादा बार देखना है कौन संख्या आया है। जैसे मान लो है 2, 4, 9, 5, 7, 2, 9, 2, 4, 2। अब इसमें देखिए कि सबसे ज्यादा बार कौन संख्या आया, देखिए 2 1, 2, 3, 4, जबकि 9 1, 2 बार आया, जबकि 4 2 बार आया, जबकि 2 आया 4 बार, तो 2 जो हो गया इसका बहुलक हो गया। तो इसका जो बहुलक होगा वह हो गया आपका, बहुलक आपका हो गया 2। यानी इस प्रकार से आपको बिना फार्मूला वाला में ज्यादा यही पूछाना है ऑब्जेक्टिव में, ये तो आना है सब्जेक्टिव में। देखिए अब सब्जेक्टिव का जानिए क्या होता है। सब्जेक्टिव में माध्य बराबर जो लिखे हैं, सब्जेक्टिव में जो होता है माध्य बराबर जो होता है, माध्य बराबर जो होता है यानी इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा होता है f(x, y) सिग्मा f। अब बताया गया होगा। बहुलक बराबर जो होता है यानी मोड बराबर जो होगा, बहुलक बराबर फॉर्मूला बताया गया है आपको। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू का हो जाता है आपका H। ये बहुलक का फॉर्मूला है, जिसमें L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F2 बाद वाली वर्ग की बारंबारता, H होता है उच्च सीमा और निम्न सीमा के मध्य अंतर जो होता है।
इसी प्रकार से माध्यक जानिए, तो माध्यक का फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं। माध्यक बराबर जो फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF बटा F इंटू का H, और ये दोनों पे क्वेश्चन आया तो समझिए 5 नंबर का रहेगा। तो आप ये दोनों फॉर्मूला पे क्वेश्चन एक एक रिवीजन कर लीजिए आप लोग। अब देखिए, अगर माध्यक बहुलक में एक संबंध चाहिएगा तो फॉर्मूला होता है, यानी यहां से हमें फॉर्मूला 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य, यानी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। इसका मतलब है कि बहुलक पूछा जाए आपको और माध्यक दिया रहे तो इस सूत्र लगा करके आप बना सकते हो। अब इसके बाद आपको आ जाता है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। अब देखिए इसके बाद आपको प्रायिकता आ जाएगा, तो प्रायिकता इसके बाद आपको आ जाएगा। तो देखिए प्रायिकता का मतलब समझिए, इसका प्रायिकता का मतलब नहीं समझ पाते हम लोग। इसका मतलब ये समझिए कि संभावनाएं, क्या संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। जो भी जिसके बारे में हम लोग अनुमान लगा लेते हैं वो उसका प्रायिकता हो गया। तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। माने अनुकूल परिणाम माने बच्चों वैसा घटना है जो क्या क्या संभव हो सके उसको बोलते हैं कुल परिणाम, और जो संभव हो गया वह हुआ अनुकूल परिणाम। जैसे मान लीजिए कि 100 विद्यार्थी का क्लासरूम है, उसमें किसी टीचर के द्वारा या किसी विद्यार्थी के ही द्वारा बताया जा रहा है, अपने खुद ही क्या बोल रहा है कि 70% विद्यार्थी मेरा 400 नंबर लाएगा। इसका मतलब हो गया कि 100 में यानी लाने को तो 100 ला सकता था, लेकिन 70% लाएगा। इसका मतलब है कि 70 वो जो है आपके अनुकूल आएगा परिणाम। कुल परिणाम कितने होंगे 100, तो 70 बटा क्या कर दोगे 100, इसको काटिएगा और ये 7/10 इसका जो हो गया प्रायिकता। इसी प्रकार समझिए एक सिक्का को उछालते हैं तो परिणाम कितने हो सकते हैं, परिणाम 2 होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये संभावना 2 बनता है। लेकिन क्या बोला, सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, लेकिन एक सिक्के को उछालेंगे या हेडे आया तो हेड होगा कितना 1, और संभावना टोल कितना होगा 2, यानी हो गया यहां से 1/2। उससे भी इंपॉर्टेंट ये यहां से ये देखिए, इतने देखिए यहां से ये इतना को है ये, यानी आप इतना देखिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि 0 लेस देन इक्वल POP, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, यानी बोलता है कि प्रायिकता का मान 0 से बड़ा होगा, हमने 0 से नहीं हो सकता है, और 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। माने 1 से बड़ा कभी प्रायिकता का मान संभव नहीं है, क्योंकि यहां है POP कहने का मतलब हुआ घटना घट गया, माने इसका मतलब हुआ आपके अनुकूल। P नोट E का मतलब हुआ घटना नहीं घटा, तो दोनों के जोड़ देंगे तो कुल घटना आ गया, उसका मान 1 होता है। यानी घटना को घटने और घटनाएं को नहीं घटने की कुल परिणामों का योग 1 होता है। इस प्रकार से हमने आज आपको फॉर्मूला को रिवीजन करवाने का प्रयास किए हैं, और ये मेरा पहला डिजिटल बोर्ड पे क्लास था जिसमें फॉर्मूला बताने का प्रयास किए हैं। अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हमने टॉपिक वाइज इसमें बहुत बेहतर से मतलब 0 से हीरो लेवल तक का हम क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको हम बताने का प्रयास करेंगे, जो आपको मैथ में कहीं भी किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं होगा। अगर होगा आप कमेंट कीजिएगा, हम उसमें सुधार करेंगे और आपको हम बेहतर बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।